नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन प्रकार से चल रहा होगा और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आ रही होगी। क्लास 7th की एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर हम चीजों को कवर कर रहे हैं। आज क्लास 7th का जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 7 को हम कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। बेसिकली विज्ञान के अगर खंड में हम देखें तो ज्योग्राफी का एक चैप्टर ऐड कर दिया गया है। न केवल यही बल्कि अगला आने वाला चैप्टर भी ज्योग्राफी का ही चैप्टर होता है। तो विज्ञान आपको एक बेहतर समझ देता है ज्योग्राफी को भी समझने की। आज इस टॉपिक से आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो आप तभी बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे जब आपका विज्ञान का फाउंडेशन बेहतरीन तरीके से तैयार हो। इसी वजह से मैं बार बार ये कहता हूं कि एनसीईआरटी एक बेहतरीन फाउंडेशन तैयार करती है किसी भी कंपटीटर के जीवन में, एक आधार तैयार करती है किसी भी कंपटीटर के जीवन में। तो इसी नींव को और भी मजबूत करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है विज्ञान विषय में, और धीरे धीरे आप देखेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स इस प्रक्रिया में जुड़ेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले खूब अच्छे तरीके से क्लास 7th की एनसीईआरटी को आप कवर कर लीजिए, पहले साइंस का इत्मीनान के साथ में। भोजन जब आप करते हैं और अगर हड़बड़ाहट में आप करते हैं और भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हुआ तो वो कभी भी शरीर को लाभप्रद या शरीर को कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकता है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई को जितना आप कंसंट्रेशन के साथ में धीरे धीरे करते हुए अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी चीजें आपके दिमाग में, आपके जहन में सेव होती चली जाएंगी। तो विज्ञान को पहले मुझको समाप्त कर लेने दीजिए अच्छे ढंग से, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट्स भी इसी प्रक्रिया में ऐड हो जाएंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। बार बार आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं, तो ये बातों का पहले मैं आपको जवाब दे दूं, फिर मैं क्लास को प्रारंभ करता हूं। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। एक और सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूं कि आज तो ठीक है शाम को 5 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, लेकिन कल से, मैं फिर से कह रहा हूं, कल से यानी कि सोमवार से ये एनसीईआरटी की क्लास जो होगी वो 6 PM पर होने वाली है। इस वजह से इस टाइमिंग को खूब अच्छे तरीके से विशेष ध्यान रखिएगा। टाइमिंग आपकी शिफ्ट हो चुकी है, अब 6 बजे आपकी एनसीईआरटी चलेगी, 6 बजे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कुछ अन्य बातों पे, फिर मैं क्लास पे आता हूं, क्लास को प्रारंभ करता हूं। आज आप सभी ये देखेंगे कि रवि सर के द्वारा शाम को 9 बजे संपूर्ण फरवरी को कवर किया जाएगा। करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उस पूरे महत्वपूर्ण सेगमेंट को जितने भी आप देख सकते हैं जो करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बने रहते हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, खेल सूचकांक, सैन्य अभ्यास, व्यक्ति स्थान, अन्य, उन सारे के सारे टॉपिक पर आज एक विधिवत क्लास ली जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको इस 9 बजे वाली क्लास से कनेक्ट होना है। ये हमारी काउंसलर्स टीम का नंबर है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए आप फोन कर सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसको आप स्कैन करके जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम पे इसको आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। और क्लास समाप्त होने के बाद जो भी पीडीएफ होती है इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। तो चलिए आते हैं, आज के चैप्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मुझको गाना याद आता है, निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने उस गाने को सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। यहां पर जो कवि है वो पूरी तरीके से मौसम का डिफिनीशन बता देता है कि मौसम है क्या। यानी कि मौसम एक ऐसी क्षणिक घटना होती है जो पल पल में बदलता है, जो डे बाय डे बदल सकता है। और इसी वजह से कहा है कवि ने, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो आज का चैप्टर हम मौसम को समझेंगे, वेदर को समझेंगे, क्लाइमेट को समझने वाले हैं, जलवायु को समझने वाले हैं, और जलवायु के अनुरूप जो जंतुओं का अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन होता है, उस एडॉप्टेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं।
अगले 5 मिनट में मैं पूरा का पूरा चैप्टर का थीम मैं पहले आप तक पहुंचा देता हूं, उसके पश्चात मैं इस चैप्टर को प्रारंभ करता हूं। सेंट्रल थीम अच्छे ढंग से समझ लीजिए, पूरा का पूरा चैप्टर आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? मौसम। मौसम, वेदर किसे कहते हैं? वेदर किसे कहते हैं? पहले भूमिका को खूब अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि भूमिका आपके परीक्षा में सवाल के रूप में पूछा जाता है। किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारियों का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे के, ये महत्वपूर्ण है, ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो तो बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट के अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी जो होता है प्रकाशित किया जाता है। जैसे आप जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो मौसम का हाल खबर दिया रहता है और उसमें लिखा रहता है सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा, शनिवार को अधिकतम तापमान ये रहेगा, न्यूनतम ये रहेगा। तो कुल मिलाकर के कहना मैं ये चाहता हूं कि मौसम है क्या? किसी स्थान पर तापमान, नोट करिएगा आपके काम के लायक बिंदु, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता या वायु में नमी जिसको आप कहते हैं, वर्षा और वायु का वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। तो सबसे पहले चीजों को समझने का प्रयास करिए। एनसीईआरटी को पढ़ना तो है, लेकिन हमको उस अप्रोच के साथ में पढ़ना है जिससे परीक्षा में पूछे गए सवाल हमसे खूब अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएं। आपसे पूछा जाएगा कि मौसम के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, तो आप उत्तर करोगे, आप बेहतर तरीके से उत्तर करोगे कि मौसम तापमान से भी प्रभावित होता है, टेम्परेचर से भी प्रभावित होता है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता से भी प्रभावित होता है, साथ ही साथ याद रख लेना वर्षा से भी प्रभावित होता है और वायु का वेग से भी प्रभावित होता है। वायु के वेग से भी प्रभावित होता है, यानी कि अगर वायु चल रही है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जब वायु चलने लगती है तो उसको पवन कहते हैं, उसको हम विंड कहते हैं। एयर और विंड में अंतर होता है, समझो इस बात को ध्यान से। एयर क्या होता है? अगर कहीं भी विभिन्न गैसों का एक मिश्रण का जमावड़ा है एक जगह पर, तो उसको आप ये कह सकते हो कि ये क्या है? ये हवा है। लेकिन वो पवन कब होगा, वो विंड कब होगा? वो तब होगा जब वो गतिमान हो जाएगा। जब वो गतिमान हो जाएगा तो वो क्या होता है? वो पवन होता है। और वही पवन जब इतना तेज हो जाए, इतना तेज हो जाए कि वो पेड़ पौधों को उखाड़ना शुरू कर दे, वो आपके गांव में जो विभिन्न प्रकार के मड़ई है या घर जो घास फूस के बने हुए हैं उनको उड़ाना शुरू कर दे, तो उसे हम कहते हैं तूफान। यानी कि कहने का मतलब है पवन का अधिक वेग हो जाना क्या कहलाता है? वो तूफान कहलाता है। तो पहले वायु में गति आया तो क्या हो गया? पवन। और पवन जब बहुत तेज चलने लगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तूफान कहते हैं, उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। तो ये सब शब्दों में अंतर है। बात समझ में आ रही है? इन शब्दों में अंतर है, पवन में अंतर है, वायु में अंतर है और तूफान में अंतर है। इन अंतर को आपको समझते चलना है। सबसे पहले एक चीज आपको खूब अच्छे ढंग से, हाँ बिल्कुल पाठक जी, मैंने पहली ही क्लास में आप सभी लोगों को बता दिया है, ठीक है, परेशान ना होइए। सर करंट अफेयर्स बीपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी। अब ध्यान से मेरी बात समझना। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग 4 चीजें होती हैं, याद रखना किसी भी स्थान के मौसम के लिए। यहां पर लिखा गया है तापमान, आर्द्रता व अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित हो सकता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह का मौसम गर्म था। हम कहते हैं अपने दैनिक रूटीन में भी हम इन शब्द का इस्तेमाल करते कहते हैं आज का मौसम जो है
वो ठीक नहीं है। आज का मौसम जो है आज ठंडक है, आज मौसम जो है आज गर्मी है। तो कहने का मतलब है ये मौसम जो होता है वो साप्ताहिक भी हो सकता है, वो प्रतिदिन भी बदल सकता है। तो मौसम का कोई भी ओर छोर नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी पल, किसी भी क्षण जो है जो बदल जाए उसे हम कहते हैं मौसम। ये बात आपको समझ में खूब अच्छे तरीके से आ गई होगी। और मैंने आपको बताया कि मौसम इन 4 कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, लिखा गया है कि मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी प्रभावित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप खिल निकली हो और अचानक ही क्या हो जाए, बादल आ जाए, तो हम कहते हैं कि यार मौसम बदल रहा है ना। तो कहने का मतलब यहां पर है कि ये मौसम जो होता है ये क्षण भर में भी परिवर्तित होने वाला एक घटना है, एक फिनोमिना है। बेहतर ढंग से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से समझना, हाँ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बिल्कुल। अब इसके बाद आते हैं जलवायु पर, लेकिन इसके लिए एक पॉइंट यहां पर दिया गया है। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। वर्षा मापी, जिसको आप रेन गेज कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप रेन गेज कहते हैं। रेन गेज याद रखना। तो रेन गेज का मतलब क्या है, इसका मतलब है वर्षा मापी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहीं भी वर्षा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो उत्तर आप करेंगे वर्षा मापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। आपसे समान सा सवाल पूछा जाएगा कि किसके माध्यम से, तो आप बताएंगे रेन गेज के माध्यम से। ये जितने भी मापक होते हैं, जितने भी मापक होते हैं, वायुमंडल को जो मापते हैं, आर्द्रता को जो मापते हैं, कहीं भी सापेक्ष आर्द्रता को कहीं पे मापा जाता है, कहीं पे वर्षा को मापा जाता है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको जरूर से जरूर अपने कॉपी में स्थान दिया करिए। और डायरेक्ट सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता चलूं, तो ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट को भी ऐड करते चल रहा हूं, जैसा कि मेरी आदत है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकते हैं उनको भी मैं आपको बताते चलता हूं, आपको मैं समझाते चलता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेन गेज है ना, तो रेन गेज वह है जिसको आप वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा मापी इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वर्षा को मापने का प्रयास करता है। एक शब्द होता है जिसको आप बोलते हैं लैक्टोमीटर। ये भी शब्द बहुत प्रचलन में होता है, लैक्टोमीटर। तो लैक्टो शब्द कहीं लग गया तो दूध को ही प्रदर्शित करेगा। तो लैक्टोमीटर का मतलब क्या होता है, वह यंत्र जो दूध की शुद्धता को मापेगा, जो दूध की शुद्धता को मापता है उसको हम लैक्टोमीटर कहते हैं। जैसे एक सवाल आता है, बहुत बार पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइड्रोमीटर के साथ में अगर हाइग्रोमीटर दे दिया तो गजब का कंफ्यूजन होता है। हाइग्रोमीटर के साथ में अगर हाइड्रोमीटर को दे दिया गया तो निश्चित रूप से बहुत ढेर सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। एक शब्द होता है जिसको आप बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो होता है वह यंत्र होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को मापने का प्रयास करते हैं। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में क्या अंतर है, जरा कमेंट्स करके हमको बताएं। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में बेसिक अंतर क्या होता है। हाइड्रो कहीं भी लग जाए तो याद रखना वो द्रव से संबंधित होगा, वो लिक्विड से संबंधित होगा, वो जल से संबंधित होगा। हाइड्रो का मतलब ही होता है लिक्विड। तो जब हम द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं तो याद रखना हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, याद रखना हम मापते हैं बेसिकली हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो आप लिख सकते हैं द्रव या जल के आपेक्षिक घनत्व को, जल के आपेक्षिक घनत्व को जो मापा जाता है, जल के आपेक्षिक घनत्व को जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर होता है। और अगर वहीं पे कह दिया जाए हाइग्रोमीटर तो याद रख लेना हाइग्रोमीटर जो होता है वो सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता को मापता है। बिल्कुल हाँ, तो याद रखना ये क्या मापता है, ये सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। ये सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का यंत्र होता है। तो ये भी सवाल आपकी परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है मैनोमीटर, एक सवाल पूछा जाता है मैनोमीटर। तो जो गैसों का दाब होता है,
जो गैसों का दाब होता है वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक सवाल होता है जिसको बोलते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर वह यंत्र होता है, याद रखना, जो ऊंचाई को मापता है, ऊंचाई को, ठीक है, ऊंचाई को याद रखना, ये ऊंचाई को मापने का यंत्र होता है। ऊंचाई को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं अल्टीमीटर। एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, इसका उपयोग नौ संचलन में किया जाता है या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। और एक शब्द तो आपने पढ़ा होगा, राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। और इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग वायुयानों की गति व दिशा को निर्धारित करने में हम राडार का उपयोग करते हैं। तो शब्द आया था रेनगेज, और मैंने इतने शब्दों को बताने का प्रयास किया। इसके पीछे का मूल उद्देश्य यह है कि आप खूब अच्छे तरीके से यह समझ लें कि सवाल आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने सबसे पहले आज इस स्लाइड में केवल इतना बताने का प्रयास किया कि जो प्रतिदिन या फिर क्षण, एक एक लम्हा में जो बदल जाए उसे हम मौसम कहते हैं। और मौसम जो होता है उसको बदलने के ये 4 फैक्टर होते हैं। उन 4 फैक्टर में मैंने बताया कि एक तापमान है, दूसरा आर्द्रता है, तीसरा वर्षा है और चौथा वायुवेग है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर एक सवाल उठता है, सवाल को ध्यान से समझो। ये मौसम जो होता है वो एक एक क्षण में भी बदल सकता है, सप्ताह में भी बदल सकता है और डे बाय डे भी बदल सकता है। तो ये मौसम बदलता क्यों है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आखिरकार ये मौसम बदलता क्यों है। लोग बदल जाते हैं ये तो समझ में आता है, मौसम क्यों बदल जाता है, तो उसका उत्तर जो है इस स्लाइड में समझाने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। क्या बताने का प्रयास किया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह बताया गया है कि मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। बात खत्म। एक लाइन में सारे के सारी बातों को जो होता है उसने समाप्त कर दिया कि मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं, मौसम में जितने भी चेंजमेंट होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सूर्य। हमारे इकोसिस्टम का, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रधान है वो कौन है, वो सूर्य है। बिना सूर्य के क्या हम जीवित रह सकते हैं, क्या कोई भी प्लांट, क्या कोई भी एनिमल जीवित रह सकता है, नहीं। सूर्य ही हमारे पूरे के पूरे इस प्लैनेट का ऊर्जा का सोर्स होता है। बिना सूर्य के कोई भी प्लांट या एनिमल जीवित नहीं रह सकता है। हम सभी सूर्य पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर हैं। आप कहेंगे कि सर कैसे हम सूर्य पर निर्भर हैं, वो इस वजह से निर्भर हैं बाबू, क्योंकि सूर्य अगर नहीं होता तो पौधे नहीं होते, क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। और जब पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा, यानी कि जंतु भी नहीं रहेंगे, यानी कि हम भी नहीं रहेंगे। इसी वजह से हमारे गांव में अभी भी जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या महिलाएं जो होती हैं, जब घर में पूजा करती हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। अगर सूर्य नहीं रहता तो हमारे इस पूरे प्लेनेट पे यानी कि पृथ्वी पर शायद जीवन नहीं रहता। तो जीवन के लिए सूर्य है, और साथ ही साथ मौसम की गतिविधियों के परिवर्तन में भी जिम्मेदार कौन होता है, सूर्य होता है। पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखा गया है, सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। अगर आपसे पूछा जाए अत्यधिक उच्च ताप का क्या है, गैसों का विशाल गोला है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस है इसमें, तो आप बताइएगा हाइड्रोजन गैस। अगर आपसे पूछा गया कि भाई सूर्य में ऊर्जा यहां से कितनी है, सूर्य में ऊर्जा का सोर्स क्या है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है, याद रखना, हाइड्रोजन की वजह से ये सूर्य जो होता है ये इसमें विशाल एनर्जी का ये सोर्स होता है। और अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि आखिरकार इस सूर्य में ऊर्जा कहां से आती है, नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन, पूछा गया है सवाल। इन सारी चीजों को रिलेट करते चलो, एक एक कड़ी को पकड़ते चलो, तब जाकर के बात बनेगी। अगर आपसे पूछ लिया गया कि सूर्य में ऊर्जा का सोर्स हाइड्रोजन है, ठीक है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन,
कौन सी अपक्रिया होती है? फटाक से जवाब देने का प्रयास करिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। सूर्य हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी ही के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊर्जा यानी कि समस्त ऊष्मा और प्रकाश का क्या होता है? सोर्स होता है। अतः सूर्य ऊर्जा का क्या है? सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र, वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पॉइंट को भी समझने का प्रयास करिए। हाँ, याद रखना, सही उत्तर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। बिल्कुल याद रखना, जिसको न पता हो याद रखना, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है, इसी की वजह से, इसी प्रक्रिया की सहायता से याद रखना, सूर्य जो होता है इसमें असीम ऊर्जा है, असीम ऊर्जा है। और सूर्य पर आधारित होने वाली जो भी उपकरण होते हैं, उन सारे के सारे उपकरणों को याद रखना नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स के अंतर्गत रखा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। इस चीज को याद रखना। अब यहां पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले खूब अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन खूब बनता है एनसीईआरटी से, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपने 4 फैक्टर तो पढ़े हैं, 5वां फैक्टर देखने का प्रयास करिएगा। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी पृथ्वी का थल क्षेत्र कितना है, कितना वो उसका एल्टीट्यूड है, कितनी उसकी ऊंचाई है, या फिर वो कितना नीचे है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम ज्योग्राफी की भाषा में अगर मैं बात करूं तो अक्षांश और देशांतर भी किसी मौसम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर, तो समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊष्मा, अभी मैं बताऊंगा, इसी को हम कहते हैं एल्बिडो विज्ञान की भाषा में। तो कितना ऊष्मा को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना परावर्तित कर रहा है, यह भी मौसम को प्रभावित करता है। साथ ही साथ पृथ्वी या वह स्थान से सूर्य की क्या दूरी है, डिस्टेंस, वह भी एक कारक है। साथ ही तापमान, आर्द्रता, वायु का वेग भी एक कारक है। ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं किसी मौसम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये मौसम हो गया। अब बात करते हैं जलवायु, अब बात करते हैं क्लाइमेट पे। मौसम के लिए आपने समझ लिया कि मौसम अल्पकालिक होता है। कुल मिलाकर के एक शब्द में मौसम जो होता है वो अल्पकालिक होता है, यानी कि बहुत कम समय में इसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब वहीं पर आते हैं जलवायु। जलवायु क्या है? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, और वो लंबी अवधि नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लंबी अवधि क्या है? 25 वर्ष। किसी मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का एक पैटर्न उस स्थान का क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। जलवायु क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए। मकौड़ा जी, नाभिकीय संलयन किसी अगले चैप्टर में बाबू बात हम करेंगे, परेशान नहीं होना है मकौड़ा जी, ठीक है, परेशान ना होना बाबू। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं। धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाएंगे। आपके जितने भी प्रश्न हैं, आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, वो सारी की सारी जिज्ञासाओं का समन हो जाएगा। बस बने रहो क्लास में। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। तो मौसम हमने कहा अल्पकालिक है, और जलवायु क्या है? ये दीर्घकालिक परिवर्तन देखने को मिलता है। और वो दीर्घकालिक परिवर्तन क्या है? 25 वर्ष। 25 वर्षों के पश्चात लगभग किसी स्थान विशेष में जो परिवर्तन देखने को मिला वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जलवायु। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट, जलवायु जो होता है वो दीर्घकालिक एक पैटर्न होता है, जबकि मौसम जो होता है वो एक अल्पकालिक पैटर्न होता है। दोनों में एक बेसिक अंतर ये हो गया। लेकिन अगर वर्ष पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए, 25 वर्ष लगभग होना चाहिए। 25 वर्ष में ये परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है? गर्म है। हम कहते हैं कि अफ्रीका जो होती है वहां पे गर्म जलवायु है। हम ये बात करते हैं कि यूरोप में क्या होता है कि वहां पे एक ठंडी जलवायु है।
आप बोलते हो, इसका मतलब यह है कि वहां का वो पैटर्न बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है कि अफ्रीका की जलवायु वहां की गर्म है तो वो है। आप कहते हो कि भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे के सारे क्षेत्र जो होते हैं वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो आप कहते हो कि वहां की जलवायु इस प्रकार से है। जैसे एक सामान्य सा मैं उदाहरण लेता हूं और ध्यान से मैं आपको इस सारी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे आपने ज्योग्राफी में एक चीज बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में एक चीज आपने पढ़ा होगा खूब अच्छे तरीके से, ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी है ना, ग्लोब है। अब पृथ्वी है तो ये मान लीजिए क्या है, ये 0 डिग्री है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। इसी 0 डिग्री को आप किस नाम से जानते हैं? इसी को आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझते चलना, इसी को आप भूमध्य रेखा के नाम से संबोधित करते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को आप विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री जो होता है वो सारी बातें एक हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। इसी से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर, इसी से 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, शायद ही। और इसके पश्चात जो 23.5 डिग्री जो नीचे है, 23.5 डिग्री जो नीचे जो रेखा पाई जाती है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप मकर रेखा कहते हैं। ये तो सामान्य सी जानकारी आप सभी लोगों को होगी ही। ध्यान से समझना, ये जो चित्र मैं बना रहा हूं ये बहुत हेल्प करेगा आगे की चीजों को समझने में। ध्यान से समझना, यहां पर जो है उसको आप ध्रुव कहते हैं, इसको आप ध्रुव कहते हैं। चूंकि ये उत्तर तरफ है तो इसे आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव। और यहां पर आप कहते हैं ये दक्षिण की तरफ है तो इसे आप कहते हैं ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। भूमध्य रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वर्ष भर पड़ता है, वर्ष भर सीधा पड़ता है, इससे यहां का जो तापमान होता है, यहां का तापमान जो होता है वो तापमान बढ़ जाता है। वहां पर तापमान क्या होता है? यहां पे बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा तापमान जो होता है वह भूमध्य रेखा के आसपास आपको देखने को मिलता है। जब तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो यहां की जो वायु है, ध्यान से सुनना, यहां से एक बेस मिलेगा आपको। भूमध्य रेखा के आसपास जब वर्ष भर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यहां की वायु गर्म होकर के कहां जाएगी? वायु गर्म होकर के ऊपर जाती है। ये आप पूर्व के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि अगर द्रव और गैसों को गर्म किया जाएगा तो इन दोनों को गर्म करने के पश्चात ये हल्के होंगे, और हल्के होंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहां की वायु गर्म होकर के ऊपर जाती है और ऊपर जाने के पश्चात ठंडी होकर के वर्षा के रूप में क्या होती है? पृथ्वी पर आती है। इसी वजह से यहां वर्ष भर तापमान अधिक रहता है और वर्ष भर वर्षा होती है और वर्षा अधिक होती है। इसी वजह से यहां के पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहां के पेड़ पौधों में विविधता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। न केवल प्लांट में बल्कि प्लांट पर आश्रित एनिमल में भी विविधता क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल सूर्य का प्रभाव आप देखो। सूर्य का प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि वर्ष भर सूर्य ताप मिलने की वजह से वर्षा ज्यादा हुई, वर्षा ज्यादा हुई तो पेड़ पौधे ज्यादा हुए, और पेड़ पौधे ज्यादा हुए तो यहां पर जीव जंतु भी ज्यादा हो गए। इतनी जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है उसके पीछे का केवल और केवल एक कारण है, और वो कारण क्या है? सूर्य है। तो यहां का जलवायु हमेशा कैसा है? यहां का क्लाइमेट हमेशा कैसा रहेगा? गर्म ही रहेगा। और यहां ये ध्रुव है, ध्रुव का क्लाइमेट हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा? ठंडा ही रहेगा। तो ये बात आपको समझ लेनी है। अब यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जलवायु और अनुकूलन क्या होता है। क्लाइमेट और एडॉप्टेशन, अनुकूलन एक शब्द होता है, अनुकूलन का मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक सामान्य सी बात आप समझने का प्रयास करिए। जो जलवायु होता है वो वहां के रहने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं पर अपना सीधा प्रभाव डालता है, सीधा प्रभाव डालता है, और वो उसी जलवायु के अकॉर्डिंग वो बिहेव करने लगते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर जब आते हैं भारत में क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप देखिए गर्मी से वो बेचारे बेहाल हो जाते हैं ठंडियों के मौसम में, क्योंकि वहां का क्लाइमेट इतना ज्यादा ठंडा है कि उनके लिए यहां की सर्दी गर्मी है। और अगर अफ्रीका वाले चले जाए कहीं पे, यूरोप में चले जाए, तो याद रख लीजिएगा वहां का, चूंकि आप अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो वहां पे क्लाइमेट क्या होता है, हमेशा वर्ष भर क्या रहता है, गर्म रहता है। तो उनको वहां की आदत नहीं है, तो बेचारे सिकुड़ने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने शरीर में परिवर्तन को ही हम अनुकूलन कहते हैं, उसी को हम एडॉप्टेशन कहते हैं। कुल मिलाकर के यहां पे इसकी डिफिनीशन को समझेंगे तो जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। हम अपने घर में अच्छे रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन हम चले जाते हैं कहीं रिश्तेदार के पास में तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम वहां पे अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके पास में, उनके शरीर की संरचना में ऐसा बदलाव होता है कि वह उस स्थान विशेष के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम घर पे तो ठीक हैं, लेकिन हम कहीं और जाते हैं, कहीं रिश्तेदार के पास में जाते हैं, तो वहां के एनवायरनमेंट हमारे लिए मुफीद नहीं होता है। अलग अलग जगह के रहने वाले लोग जो होते हैं अलग अलग प्रकृति के होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग क्लाइमेट में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी शारीरिक बनावट में, उनके आकार प्रकार में बदलाव देखने को मिलता है, जो बदलाव उनको उस क्लाइमेट में रहने के योग्य बनाता है। जैसे यहां पर एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल लिया है। उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 7 की चैप्टर नंबर 7 दो क्लाइमेट का अध्ययन आपको करा रहा है। दो क्लाइमेट का अध्ययन करा रहा है। एक क्लाइमेट का अध्ययन करा रहा है वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु किस प्रकार से होते हैं उस जलवायु में, और साथ ही साथ उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कैसे होते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के अगर आसपास के अगर क्षेत्रों, अगर ज्योग्राफी का अगर आप ठीक ठाक ज्ञान रखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये जो कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, और ये जो उत्तरी अमेरिका है, अलास्का है, रूस है, साइबेरिया क्षेत्र है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तरी ध्रुव के समीप है। तो वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं के विषय में यहां पे बताने की कोशिश की गई है, जरा ध्यान से सुनना। उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में याद रखना, एक जो होता है उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में एक जीव पाया जाता है। पहले उत्तरी ध्रुव या ध्रुवीय क्षेत्रों की विशेषता समझ लीजिए। भाई आप लोग क्या बातचीत कर रहे हो, ध्यान से समझो मेरी बात को। ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना, अगर ये स्किप हो गया ना तो जीवन में कभी भी दोबारा आप न तो पढ़ पाएंगे और न ही फिर कभी आपको समझ में आएगा। इस वजह से इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 7 की एनसीईआरटी में दो प्रकार के क्लाइमेट को आपको समझाने की कोशिश किया गया है। पहले प्रकार का क्लाइमेट क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, और दूसरे प्रकार का क्लाइमेट कौन सा है, ध्रुवीय क्षेत्र। तो सबसे पहले वो ध्रुवीय क्षेत्र के विषय में आपको समझा रहा है। ध्यान से समझिए कि ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है वहां का जो औसतन तापमान होता है वो -37 डिग्री सेल्सियस होता है। -37 डिग्री सेल्सियस ध्रुवीय क्षेत्र होता है। और यहां पर लिखा गया है कि ये सदैव क्या होते हैं, ये क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं।
और यहाँ पे वर्ष के अधिकांश भागों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है और ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। इसी वजह से आप पढ़ते होंगे, आप समझते होंगे कहां पर 6 महीना दिन होता है, कहां पर 6 महीना रात होता है, तो आप उत्तर करते हैं ध्रुव पर। तो यहां का औसतन तापमान कितना है? -37 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री। यहां पर रहने वाले जंतु इन ठंडी वाली स्थितियों में अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं या आखिरकार -37 डिग्री सेल्सियस में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में कौन से ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो उनको इस टेम्परेचर में भी रहने योग्य बनाता है। हम भी नहीं रह सकते, आप भी नहीं रह सकते हैं। -37 में हमारे यहां पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, क्या वो जिंदा रहेंगे? नहीं जिंदा रहेंगे। लेकिन वहां पर भी जीव जंतु जिंदा हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ध्रुवीय भालू जो होता है, पोलर बियर, और पैंगुइन नाम आपने सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है पैंगुइन। तो पैंगुइन और ध्रुवीय भालू वहां पर जिंदा हैं। इतने कम टेम्परेचर में भी वो वहां पे सरवाइव कर लेते हैं। वहां पे उनमें एडॉप्टेशन की क्षमता पाई जाती है। उनको अगर लाकर यहां पर रख दिया जाए तो मर जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अलग अलग क्लाइमेट के लिए अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उनका शरीर बना हुआ है। मछली जल में ही रह सकती है, वो जल की ही रानी है, स्थल पे वो मर जाएगी। हम स्थल पर ही रह सकते हैं, हम जल के अंदर नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। अलग अलग प्रकार के जीव जो अलग अलग प्रकार तरीके के जलवायु में रहते हैं, इसी को एडॉप्टेशन कहते हैं, इसी को अनुकूलन कहा जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये ध्रुवीय भालू या पेंगुइन कैसे -37 डिग्री सेल्सियस तापमान में कैसे अपने आप को सरवाइव करता है, कैसे अपने आप को जो होता है वो जिंदा रखता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये ध्रुवीय भालू को देखिए, ध्रुवीय भालू के आकार को आप देखिए, उसकी संरचना को देखिए। यह संरचना उसको -37 डिग्री सेल्सियस में रहने योग्य बनाता है। कौन कौन सी संरचना है, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस ध्रुवीय भालू पर जो होता है, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इस पर सफेद बाल होते हैं और ये सफेद बाल जो होते हैं ये एकदम सफेद बर्फ की तरह दिखते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपको ये पता चल चुका है कि ध्रुव पर वर्ष भर बर्फ, घनी बर्फ जमा रहती है। अब इसी वजह से प्रकृति ने, नेचर ने उसको सफेद बाल दे दिया है। अगर ये भालू बर्फ में अपने मुंह को ऐसे धसा ले तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये भालू है कि ये बर्फ है। क्लाइमेट ने, नेचर ने इसको इस तरीके से बाल दिए हैं। अच्छा, इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि ये जो बाल सफेद होते हैं, बर्फ की तरह ये दिखने लगते हैं। इससे पहली बात तो ये कि ये शिकारियों से अपनी रक्षा कर पाते हैं। इनका शिकार नहीं हो पाता क्योंकि ये बर्फ में छुप जाते हैं। दूसरी बात, ये शिकार भी कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि छुपे रहेंगे अगर बर्फ में तो आसानी से अपने शिकार को भी पकड़ लेंगे। तो शिकार हो भी नहीं पाते हैं और शिकार कर भी लेते हैं। नेचर ने, प्रकृति ने उनको ऐसी शारीरिक बनावट दिया है। कैसी बनाया है? सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं। इसके शरीर पर बालों को 2 मोटी परतें होती हैं, 2 मोटी परतें होती हैं बाल की, एक नहीं 2। तो लाभ क्या हुआ 2 परतों का? ये सर्द मौसम में इसे क्या करती है? गर्म रखती है। सर्द मौसम में इसे क्या करती है? गर्म रखती है। बहुत गर्म होती है इनकी त्वचा, याद रखना। इसके बाद समझने की कोशिश करो। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, वसा की परत होती है। और वसा फैट आप जानते हैं ये शीतरोधी होता है, यानी ये ठंडियों से क्या करता है? बचाव करता है। इसका शरीर शीतरोधित होता है और इसे गर्म रखता है। और इसके शरीर में बनावट को देखिए, इसके नखर, नाखून मुड़े हुए होते हैं और लंबे होते हैं, जो इन्हें बर्फ पर चलने में क्या करता है? सहायता करता है। बर्फ में आसानी से चल सकते हैं अपनी नाखूनों को धंसा करके।
और यहां पर देखिए इसमें सूंघने की शक्ति यानी कि इसकी घ्राण शक्तियां क्या होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत आसानी के साथ में उनके आसपास में पाए जाने वाले किसी भी जीव जंतु को सूंघने में ये हेल्प करते हैं और आसानी के साथ में ये शिकार से बच जाते हैं या फिर ये शिकार कर लेते हैं इसी सूंघने की शक्ति की वजह से। तो इस तरीके से ये जो ध्रुवी भालू होता है वो ध्रुवी क्षेत्रों में बहुत बेहतर तरीके से जिंदा रहता है। और इसके विषय में एक खास मैं आपको और बताऊं कि ये बेचारा जो है ना बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। उसके पीछे का कारण यह है कि अगर ये तेज चलेगा ना तो तेज चलने से ज्यादा उष्मा निकलती है, उष्मा निकलने से ज्यादा गर्मी निकलती है। और इसका शरीर इतना ज्यादा ढका हुआ है पहले से ही कि अगर ये तेज चलने लगेगा तो इसको गर्मी लगने लगेगी। इसी वजह से ये बहुत धीरे धीरे ध्रुवी भालू जो होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंगुइन पर। ठीक है, पेंगुइन पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा दिखता है पेंगुइन। और निश्चित रूप से अगर आप सभी लोग चित्र देखे होंगे तो आपको ये पता होगा पेंगुइन क्या होता है। ध्रुवीय क्षेत्र का एक और अन्य परिचित जंतु कौन सा है, पेंगुइन। ये भी कैसा होता है, सफेद होता है और आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में क्या होता है, मिल जाता है। इसके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। अपने पेंगुइनों के झुंड को देखा होगा, स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। ये आपके सीटेट का सवाल बन जाएगा, ये आपके सीटेट का सवाल बन जाएगा कि ये जो पेंगुइन होते हैं वो पेंगुइन हमेशा झुंड में क्यों पाए जाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि झुंड में रहने से उनको उष्मा मिलती है। जैसे होता है ना कि क्लास जब भरी रहती थी तो शायद आपको ठंडक नहीं लगती थी, लेकिन वही जब क्लास खाली हो जाती थी तो आपको ठंडक लगती थी। तो याद रखना ये भी इसका एक प्रमुख कारण है। ठीक है, याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे हुए किसी कमरे या हॉल में होते थे तो आपको कितना गर्म महसूस करते थे। ध्रुवी भालू की तरह भी पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, याद रखना। ये ध्रुवी भालू भी और साथ ही साथ पेंगुइन भी, याद रखना, अच्छे तैराक होते हैं और इनका शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित मैंने आपको बताया था, मछलियों के जैसा शेप, जैसे कि नाव का शेप होता है। और मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, नाव का शेप या धारा रेखित शेप का मतलब यह होता है कि बीच में चौड़ा और किनारे किनारे पर यह क्या होता है, पतला होता है। इस प्रकार की जो संरचना होती है इसी को हम धारा रेखीय संरचना कहते हैं। मैंने आपको स्पष्ट बताने की कोशिश किया था क्लास 6 के एनसीईआरटी में। यहां पर पेंगुइन के विषय में और साथ ही साथ आपने समझ लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत महत्वपूर्ण आपको एक शब्द से मैं परिचित कराता हूं और यह शब्द क्या है, प्रवास। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन। निश्चित रूप से आप सभी लोग इस माइग्रेशन शब्द से परिचित होंगे, निश्चित रूप से आप सभी लोग प्रवास शब्द से परिचित होंगे। ऐसे बहुत ढेर सारे जीव जंतु हैं जो अत्यधिक ठंडे वाले क्षेत्रों में रहते हैं और जब वहां पे ठंडक प्रारंभ होती है और जब चरम स्थिति पर ठंडक पहुंचती है और उनको ये लगता है कि वहां पे वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप को ले जाने का प्रयास करते हैं और इसी स्थिति को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या जंतु के द्वारा या पशु पक्षी के द्वारा, किसी चीज का भी हो सकता है प्रवास, जब अपने स्थान, मूल स्थान को बदल करके दूसरे स्थान पर सर्वाइवल के लिए आता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारा पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में जब भी किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो वहां से बहुत ढेर सारे लोग प्रवास करते हैं भारत की तरफ। रसिया यूक्रेन में जो है युद्ध होता है तो वहां के लोग प्रवास करते हैं अपने निकट में पाए जाने वाले देशों की तरफ। तो प्रवास केवल और केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि जीव जंतुओं में ज्यादा पाया जाता है या देखने को मिलता है। यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं प्रयागराज क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। ये स्टूडियो या फिर ये कोचिंग भी आपकी प्रयागराज में ही चलाई जाती है और इस समय जैसे ही जनवरी का मौसम आता है
जनवरी फरवरी में। आप में से जितने भी लोग प्रयागराज होंगे, प्रयागराज में पढ़ते होंगे, वो निश्चित रूप से इस बात को जानते होंगे कि जैसे ही जनवरी का मौसम आता है, आप संगम के तट पर जाइए, वहां पे गजब का नजारा आपको देखने को मिलता है। साइबेरियन पक्षी वहां पर आते हैं और आप उनको खूब बढ़िया से दाना खिला लेते हैं। आप सोच करके देखो, वो साइबेरिया से वो उड़ करके प्रयागराज आते हैं। और यहां पर एक बहुत अद्भुत बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यह विज्ञान के लिए एक अभी भी रिसर्च का विषय है। रिसर्च का विषय है ये कि ये हर साल पक्षी साइबेरिया से उड़ करके ये कैसे प्रयागराज या फिर राजस्थान के भरतपुर या फिर हरियाणा के सुल्तानपुर, ये 3 इलाके बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। आपसे पूछा गया सवाल है, देखिए राजस्थान में कहां पर भरतपुर और हरियाणा में क्या सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं कौन? साइबेरियाई क्रेन, है ना, साइबेरियाई क्रेन। ये जो होते हैं यहां पर आते हैं, प्रयागराज में भी आते हैं। तो मैं आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि आप सोच करके देखो कि प्रतिवर्ष ये घटना होती है, प्रतिवर्ष ये इनका माइग्रेशन होता है। आखिरकार इनके पास में इतनी सेंसिटिविटी कहां से आई? इसका मतलब यह हुआ कि इन पक्षियों को डायरेक्शन का बोध है, इन पक्षियों का दिशा का ज्ञान है। दिशा का ज्ञान नहीं होता तो शायद वो इतनी लंबी दूरी, सोचिए रसिया के ऊपर, वहां से वो प्रवास करके भारत में आ जाते हैं। ये वास्तव में अद्भुत है। ये किसी अन्य दूसरे देश में क्यों नहीं जाते हैं? इसका मतलब है उन्हें दिशा का ज्ञान है। और इसी डायरेक्शन को खत्म करने का कार्य करता है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि मोबाइल में जिस रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, जिन रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इससे यह होता है कि ये पक्षियां अपना डायरेक्शन भूल जाती हैं, अपने दिशा का ज्ञान भूल जाती हैं और इसी वजह से वो मारी जाती हैं। क्योंकि अपने झुंड से वो गायब हो जाती हैं, अपने स्थान तक वो नहीं पहुंच पाती हैं और भूख प्यास के नाते वो मारी जाती हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था रोबोट 2.0, पक्षीराज, याद आ रहा होगा आपको। उसमें एक बेहतरीन मुद्दा उठाया गया था, उसमें एक बेहतरीन मुद्दा उठाया गया था। इन सारी चीजों को, इन सारी घटनाओं को लिंक करो ना यार, लिंक करोगे तब चीजें आपको और बेहतर ढंग से, और चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर होगा। आपने उस फिल्म में एक चीज देखा होगा कि ये रेडिएशन की वजह से क्या होता है, ये पक्षियां जो डायरेक्शन का बोध करती थी वो अब नहीं हो पाएगा, अब वो इधर उधर भटकने लगेंगी और इसी वजह से वो मारी जाती हैं। इसी वजह से उस फिल्म में इसको बहुत सेंसिटिव मुद्दे को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे चीजों को मैं समझाने को, ये देखिए साइबेरियन क्रेन है, ठीक है। प्रवासी पक्षी अपने आवास और उड़ान में यहां से जो है उड़ान भरते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या आप जानते हैं, वही चीज यहां पर लिखा गया है, इसको पहले ध्यान से अच्छे ढंग से पढ़ो। मैं पढ़ता हूं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखिए, कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थिति से बचने के लिए, चरम जलवायु का मतलब ठंडी जलवायु से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। आप सोचिए 15,000 किलोमीटर यात्रा, और अगर आपको बारात में जाना हो ना 50 किलोमीटर दूर, तो 10 बार आप पूछते हैं, गूगल लगाते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। पक्षी सोचो 15,000 किलोमीटर की यात्रा करके यहां पे आता है। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु का प्रवाह उड़ान के भरने में क्या होता है, सहायक होता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले 15,000 किलोमीटर कैसे यात्रा कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर ऊपर, ठीक है, बहुत ऊपर जाते हैं और वहां की वायु क्या करती है, इनको उड़ने में सहायता करती है, ठीक है। शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे रहते हैं, यह एक रहस्य है। देखिए, विज्ञान भी क्या मानता है, रहस्य। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है, यानी कि दिशा का ज्ञान होता है। ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः
कुछ भू चिन्हों यानी कि लैंडमार्क का उपयोग करते होंगे, यानी ये भी लैंडमार्क बनाते होंगे कुछ न कुछ, कि यहां पे जाना है, फिर यहां पे जाना है, फिर यहां पे जाना है, ठीक है। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता होगा। इसकी भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं, अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां, कीट भी अनुकूलन जलवायु की तलाश में मौसमी रूप से प्रवास करती हैं। तो कुल मिलाकर के प्रवास ऐसा नहीं है कि केवल पक्षियों में होता है, ऐसा नहीं है कि केवल विभिन्न जंतुओं में होता है, मछलियों में भी होता है, या अन्य प्रकार के भी जीवों में माइग्रेशन होता है। अपने आप को बचाए रखने के लिए मरता क्या न करता, अपने आप के सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जहां कहीं भी व्यक्ति को जाना पड़ता है या जंतु को जाना पड़ता है वो जाता है, ठीक है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रवास कहते हैं। भाई हमको कमाना धमाना है, हम गांव या माँ बाप का प्रेम छोड़ करके हम जाते हैं दिल्ली बंबई, हम भी क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, प्रवास करते हैं, फिर कुछ दिनों के पश्चात आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने ध्रुवीय क्षेत्र आपको समझाया। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः क्या होती, गर्म होती, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। वो 0 डिग्री वाली जो लाइन हमने खींचा था ना, उसके आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है कि यहां पर क्या होता है, सबसे सर्द महीनों में भी यहां का तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब फ्लैक्चुएशन देखो, एक जगह पर ध्रुवीय क्षेत्र का औसतन तापमान -37 डिग्री सेल्सियस है और एक जगह का आप देख रहे हो 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठंडियों के मौसम में भी बात हो रही है, हमारे यहां कितना होता है, कुछ हो जाए 10, 8, 7 बस इतने रहता है, 5 से कम नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती। इन क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वही मैंने बताया, वर्ष भर बारिश होती है और इसी वजह से वन वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। इसके अतिरिक्त ऐसे वन जो दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य अमेरिका या मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में महत्वपूर्ण है, याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, बंदर, कपी जिसको एप्स कहते हैं, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, पक्षी और कीट, याद रखना यहां पर यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों पर अध्ययन करें। वर्षा वनों के जलवायु परिस्थितियों में अनेक किस्मों की जंतुओं में विशाल जनसंख्या जीवन यापन करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। मैंने आपको बताया है सर्वाधिक जो प्लांट, सर्वाधिक जो जीव जंतु पाए जाते हैं वह इन्हीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहीं पर सर्वाधिक विविधता भी पाई जाती है, क्योंकि जीवन जीने का जो सबसे अनुकूलतम वातावरण है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसी वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भी, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी सबसे ज्यादा जो प्रासंगिक है, जिएगा वही जो संघर्ष करेगा, ये जो थियरी है सबसे ज्यादा जो प्रासंगिक है वह इसी भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए बनी है। भूमध्य रेखा में सर्वाधिक संघर्ष होता है। अब ध्रुवों पर जाएंगे, कहां पे आदमी है, कोई संघर्ष नहीं है, चले जाओ साइबेरिया में, लिखवा लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, रहो ना, किसने रोका है, किसी ने नहीं रोका है, जाओ। तो वहां पे अनुकूलन या एडॉप्टेशन कठिनाई से होता है, इसी वजह से वहां पे संघर्ष भी कम है। यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से अनुकूलन हो सकता है, इसी वजह से यहां पे संघर्ष भी बेहतरीन तरीके से होता है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करो। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक है, अब उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब इसके लिए
संघर्ष ज्यादा हुआ। अब कुछ जीव जो होते हैं वो केवल वृक्षों पर होते हैं। समझो समझो, कुछ अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्र वाला मेढक पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने के लिए सहायता करते हैं जिन पे वो रहते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे एक जंतु दिया गया है, ये लाल नेत्र वाला मेढक है। ये याद रख लेना, ये कहां पर रहता है, ये वृक्ष पर रहता है तो मेढक रहना चाहिए पानी में, लेकिन ये बेचारा करता क्या, अगर पानी में जाएगा तो इतना पानी में संघर्ष है कि ये किसी न किसी का शिकार हो जाएगा। इसी वजह से ये अपने आप को बचाने के लिए इसने पैर को चिपचिपा बना लिया है और फेविक्विक की तरह जो है चिपक गया है किससे, पेड़ पर। क्लियर पॉइंट। बंदर बेचारा भी देखिए लंबी पूंछ की वजह से जो होता है वो शाखाओं को पकड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। यहां पर एक बात याद रखना, हाँ ठीक है, यहां पे याद रखना कुछ एक और जीव जो है दिया गया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, एक पक्षी जिसका नाम क्या है, टूकन। नाम क्या है याद रखना, टूकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रख लेना, टूकन। ठीक है, टूकन नामक पक्षी जो होती है वो उन पौधों पर पाई जाती है जहां पर आसानी से कोई पहुंच नहीं पाता। अपने आप में वो एडॉप्टेशन करने का प्रयास कर रही है कि हम जिंदा भी रहें और साथ ही साथ हमारा शिकार भी ना हो पाए। तो टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वो ऐसी शाखाओं पर लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। यानी एकदम सबसे टॉप पे पहुंच कर बैठेगी, सबसे टॉप पर जाकर के बैठ जाएगी, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। कौन, टूकन पक्षी। तो टूकन पक्षी की विशेषता याद रखना, याद रखना, टूकन पक्षी की विशेषता आपको याद हो गई होगी। ठीक है, हाँ। अब यहां पर एक चीज और रखना, लायन टेल्ड लंगूर जिसको आप मंकी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशीलता, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, ऐसे वर्ड की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर के छद्मावरण करने में सहायता करती है और इनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार की जंतुएं जैसे कि शेर और चीता में मोटी खाल होती है और उनकी सुनने की शक्ति जो होती है, संवेदनशीलता होती है, आसानी के साथ में वो चीजों को सुन सकते हैं। उनकी घ्राण शक्तियां बहुत ज्यादा होती है और उनका रंग वहां के मैदानी हिस्सों में छुपने के जैसा होता है। यहां पर एक चीज दिया गया, इस चीज को समझो कि यहां पर बहुत ढेर सारे ऐसे जीव होते हैं जो छद्मावरण कहते हैं कि गिरगिट की तरह यह व्यक्ति बदल जाता है। मतलब गिरगिट भी अपना रंग बदलता रहता है, किस वजह से, एडॉप्टेशन की वजह से। एडॉप्टेशन के कारण ही गिरगिट जो होता है अपने रंगों में क्या करता रहता है, हमेशा चेंजमेंट करता रहता है, हमेशा बदलाव करता रहता है ताकि वो शिकार कर सके और शिकारियों से बचा रह सके। अब किसी कीड़े को देखा उसने हरा, अब वो बन गया हरा, कीड़ा कहेगा ये तो अपनी फैमिली का है, रिश्तेदार है, उसके पास जाएगा और जैसे पास जाएगा शिकार हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो मानवीय गिरगिट है उनसे भी सावधान रहना चाहिए। अब यहां पर लिखा गया है लायन टेल्ड लंगूर के विषय में सुन लीजिए, जिसे दाढ़ी वाला ऐप कहते हैं। इसके पास में भाई बहुत दाढ़ी होती है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी बाल सफेद ऑयल है जो सिर पर चारों ओर गालों और चिबूक तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है, अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही बिताता है, फल खाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो अलग अलग प्रकार से एडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब यहां पर एक बात और याद रखना, भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में एक अन्य परिचित जंतु है जिसका नाम क्या है, हाथी मेरे साथी। हाथी अनेक प्रकार के वर्षा वनों में परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वो नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से उसको सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, याद रखना। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग करके भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत जिन्हें रद कहते हैं, रद, अब समझो यहां पर, जिसे रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दंतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। कोई हमको यह बताएगा कि हाथी में जो दांत पाए जाते हैं वो कौन से दांत होते हैं? हाथी में जो दांत पाए जाते हैं वो कौन से दांत पाए जाते हैं? याद रखना, हाथी हमारा
हाथी हमारा साथी तो है, लेकिन हाथी प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, यानी कि शाकाहारी है। और अगर शाकाहारी है तो याद रख लेना, शाकाहारी जीवों में कौन से दांत पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया है, शाकाहारी जीवों में कृंतक दांत यानी कि इंसीजर दांत पाए जाते हैं। तो ये जो हाथी के दांत होते हैं, हाथी के दांत को एक बात और याद रखना, इसे टस्क कहा जाता है। क्या इसको बोलते हैं? इसको टस्क कहते हैं। हाथी के दांतों को क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है राधे जी, प्रतिक्षण नहीं बनाता है। हाँ, तो याद रखना, हाथी के जो दांत होते हैं उसको टस्क कहा जाता है, और ये एक प्रकार के कृंतक दांत होते हैं। इंसीजर, हाँ इंसीजर होता है, कोई केनाइन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि केनाइन दांत मांसाहारी जीवों में ज्यादा विकसित अवस्था में पाया जाता है। चलिए, तो आज प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं? अनुकूलन, एडाप्टेशन, जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को उसके अनुरूप ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन का मतलब समझ में आ गया कि जलवायु के हिसाब से अपने आप को उस जलवायु के अकॉर्डिंग बनाना, ये अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन होता है। जलवायु एक दीर्घकालिक स्थिति होती है, लॉन्ग प्रोसेस में जो चेंजमेंट होता है मौसम में, वेदर में, उसी को जलवायु कहते हैं, लगभग 25 वर्ष। मौसम के घटक कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया कि तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, पृथ्वी की स्थिति, और साथ ही साथ अन्य कारक भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आर्द्रता क्या होती है? वायु में जो नमी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आर्द्रता कहते हैं। अधिकतम तापमान जो होता है किसी भी स्थान का, अधिकतम तापमान जो होता है वो दोपहर में होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, एनसीईआरटी ने लिया था, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। प्रवास का मतलब होता है जीवन जीने के लिए एक स्थान से अपने स्थान को बदलना, ये प्रवास, ये माइग्रेशन कहलाता है। न्यूनतम तापमान जो होता है, याद रखना, मॉर्निंग के टाइम में होता है, सुबह के टाइम में होता है, अभी आगे मिलेगा सारांश में। ध्रुवीय क्षेत्र में मैंने आपको बताया है, ध्रुवीय भालू का एग्जाम्पल और पेंगुइन का एग्जाम्पल, कि उनके शरीर ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, वहां पर उष्णकटिबंधीय जीव नहीं रह सकते, और वो जो होते हैं यहां नहीं जिंदा रह सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन मैंने आपको बताया है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। वर्ष भर सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में पड़ता है, सर्वाधिक तापमान होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सर्वाधिक जीव जंतु पाए जाते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वहीं पर होता है। मौसम, एक मैंने बताया है कि किसी भी स्थान में जो मौसम होता है वो अल्पकालिक घटना होती है, यानी कि ये क्षण प्रतिक्षण भी बदल सकता है, और साथ ही साथ दिन में भी बदल सकता है, या साप्ताहिक बदल सकता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब सारांश देख लेते हैं, क्या जो है सारांश क्या है, आपने क्या सीखा। आप में से बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। इसी को नोट्स समझिए, जो आपने यहाँ पे मैं सारांश बताता हूं, इसी को आप नोट समझा करिए। ठीक है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति में जो बदलाव होता है उसको मौसम कहते हैं। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह भी बदल सकता है, मैंने आपको बताया। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हमने नहीं मेंशन किया था, नहीं पढ़ाया था, इसको ध्यान दीजिएगा। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः दोपहर बाद, जबकि न्यूनतम तापमान जो होता है वो प्रातः काल होता है। दोपहर के बाद जो होता है वो अधिकतम तापमान, और सुबह जो होता है, याद रख लेना, वो न्यूनतम तापमान होता है। वर्ष भर सूर्यास्त और सूर्योदय का समय परिवर्तित होता रहता है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के द्वारा संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि में जो परिवर्तन होते हैं, सामान्यतः 25 वर्ष में, इसे हम जलवायु कहते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चरम जलवायु परिस्थितियां होती हैं। चरम क्यों कहा गया है? चरम का मतलब यह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में
सबसे ज्यादा ठंडक होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो ये चरम स्थिति ही तो है, ये चरम ही स्थिति है। तो यहाँ के जीवों में अलग अलग प्रकार का एडॉप्टेशन पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं, जहां पे वह रहते हैं उसी के हिसाब से वो उनमें एडॉप्टेशन पाई जाती है, उनका शरीर का आकार भी पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है, ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होता है। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर लिखा गया है ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर क्या होता है, उनके सफेद बाल होते हैं, सूंघने की शक्ति होती है, त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, तैरने और चलने में चौड़े और लंबे नख होते हैं यानी कि नाखून, उनको सर्द जलवायु में रहने के लायक बनाते हैं। अति शीत मौसम में बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है, यानी कि जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़े तो हम प्रवास कर जाएं, ये एक जो है ठंडियों से बचने का एक तरीका होता है प्रवास। ठीक है, इसी को अगर और एडवांस लेवल पे और एक बृहद शब्द के रूप में समझने की कोशिश करें तो ये प्रवास किसी भी स्तर पर हो सकता है या किसी भी घटना घटित होने पर प्रवास हो सकता है। आतंकवादी गतिविधियां हुई, हमारा जो है रहने योग्य भूमि नहीं बची है, तब भी प्रवास करना पड़ता है, रोजगार के लिए भी प्रवास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल जलवायु ही जिम्मेदार होता है प्रवास करने के लिए, लोग रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी अपने आप को प्रवासित करते रहते हैं, अपने आप को जो होता है प्रवास जो है के धारणा में लाने का प्रयास करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दें कि भारत में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। मैंने आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विश्व में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसको भी ऐड कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 9 जनवरी, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से कहां पर आए थे? भारत आए थे। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया है सवाल। हाँ, गांधी जी भारत आए थे, ऐसा नहीं गांधी जी उसी समय आए थे, उससे पहले भी आए थे। लेकिन हाँ, ये 9 जनवरी 1915 वाली डेट याद रखना कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की खुशी में यह प्रवासी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको याद रखना। हाँ बिल्कुल। अब यहां पर समझना, अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। मैंने आपको बताया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में या भूमध्य रेखा के आसपास, याद रख लेना, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जलवायु इस तरीके का है कि कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बंबई दिल्ली जो है कोई जी खा लेगा। ठीक है, कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बंबई और दिल्ली जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तरह है, लेकिन वहां पे संघर्ष भी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बहुत ढेर सारे लोग पहुंच गए हैं, इस वजह से संघर्ष भी क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें वो परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। ठीक है, यहां पर लिखा गया है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं में कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास होता है, कुछ के पास मजबूत पूंछ होता है, कुछ के पास लंबी और विशाल चोंच होती है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के जो होते हैं उनके शरीर की बनावट हो जाती है, ताकि वो वहां पर सरवाइव कर सकें। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जलवायु जो कि एक दीर्घकालिक परिवर्तन होता है या दीर्घकालिक परिवर्तन है, अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? आज के समय में गरीबी से, भूखमरी से, भूकंप से, सुनामी से, ज्वालामुखी से, इन सारी चीजों से भी जो सबसे गंभीर समस्या है वो है जलवायु परिवर्तन। वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजमेंट। अगर थोड़ा सा भी अगर आप गंभीरता के साथ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। भूखमरी अगर होगी, गरीबी अगर होगी, तो एक निश्चित जनसंख्या उससे प्रभावित होगी। 100, 200, 1000 लोग इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन हो गया
तो याद रखना पूरी की पूरी प्लेनेट खाली हो सकती है। जैसे आप सभी ये जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप बोलते हैं क्या, जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन क्या है? वैश्विक तापन का मतलब होता है जब हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से धीरे धीरे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या होगा? देखो, एक मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एक बेहतर अप्रोच पर जाकर सोच सकें कि क्या प्रभाव देखने को मिलेगा अगर जलवायु परिवर्तन हो गया, अगर ग्लोबल वार्मिंग, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो क्या हो सकता है। याद रखना, यहां पर लिखा है कि डिक्रीज इन स्नो कवर, ये जो पर्वतों पर जो ग्लेशियर है वो क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। और अगर ये पिघल गए तो याद रख लीजिएगा, पृथ्वी जो समुद्र का तल है वो तुरंत क्या होगा? बढ़ने लगेगा। आप ये पता है, आपको बहुत बेहतर ढंग से आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का 1/3 हिस्से को समुद्र ने अपने चारों तरफ घेरा हुआ है, और अगर समुद्र का लेवल बढ़ गया तो सभी डूबेंगे, सभी मरेंगे, पृथ्वी टाइटेनिक हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की तरह से, ग्लोबल वार्मिंग की घटना की वजह से, और हम सभी डूब कर मरेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो समुद्र के आसपास पाए जाने वाले जो देश हैं, आप देखिएगा अगले 15 साल के पश्चात जो है वो नक्शे में कहीं दिखाई नहीं देंगे, वो नक्शे में कहीं पे दिखाई नहीं देंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग का, ये वैश्विक तापन का एक केवल घटना का एक प्रभाव मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, यानी कि ये जो कोरल ब्लीचिंग की जो घटना होती है, कोरल का जो विरंजन होता है, कोरल क्या होता है मैं इत्मीनान से बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। एनवायरमेंट के भी टॉपिक को मैं ऐड करता चलूंगा, एनवायरमेंट को भी मैं पढ़ाते चलूंगा, परेशान नहीं होना है। तो कोरल ब्लीचिंग की घटना ज्यादा होने लगेगी, मूंगा मरने लगेगा। मूंगा जो एक जीव होता है समुद्र में जो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है रंग बिरंगा, वो मूंगा ही होता है, याद रखना, ठीक है। फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, यानी कि जो है जंगलों में आग लगना शुरू हो जाएगी, सूखा की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। और बहुत ढेर सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, बहुत ढेर सारे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। राइज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाएगा, मेल्ट हो जाएंगी, आईसी लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये जो बंबई है ना, ये भी भारत में प्रभावित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज आपको मैंने एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजों को बताने का प्रयास किया। आशा करूंगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आप लोगों से मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी संख्या में किसी भी प्रकार की गिरावट न करें। बहुत शिद्दत के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में इन सारी चीजों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो इस वजह से आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में लाइव बने रहने का प्रयास करिए। और सभी लोगों के लिए मैं एक फिर से सूचना बता देता हूं, फिर कल आप सभी ये नहीं कहेंगे। कल से ये जो एनसीईआरटी की क्लास होगी वो कितने बजे होगी? वो 6 PM पर होगी। कितने बजे होगी? 6 PM पर, सेम चैनल पर, सेम स्थान पर, सेम टीचर से सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे 6 PM पर। तो कल आप सभी लोगों को 6 PM पर लाइव रहना है, उपस्थित रहना है। तो बाकी जो लोग आरओ एआरओ से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों से मैं कहूंगा कि 4 से लेकर के 6 बजे तक की जो प्रैक्टिस सेशन है उसको आप खूब अच्छे तरीके से ज्वाइन करिए, ठीक है। सर रोज 2 चैप्टर पढ़ाएंगे। कृष्णा पटेल जी, मैं बिल्कुल प्रयास बाबू करता हूं कि 2 चैप्टर नहीं 3 चैप्टर। देखो क्लास 6 को अगर आप देखोगे बाबू ना, तो मैंने क्लास 6 में 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक साथ मैंने लेकर के पढ़ाए हैं। लेकिन जब मैं क्लास 7th पे आया हूं तो एक एक चैप्टर से कई ढेर सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर मैं उनको छोड़ता चलूंगा ना तो एनसीईआरटी पढ़ाने का लाभ हमको समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि एक बढ़िया ग्रिप बन सके, मैं ये चाहता हूं कि आपकी एक बेहतर समझ हो सके। एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो कि आपके अंदर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्लियर हो सके, आप वो सारी चीजें सोच सकें जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच से है। नहीं तो मुझको क्या है, मुझको तो और भी बेहतर है कि बहुत आसानी के साथ में 2-3 चैप्टर की जो जो मुख्य बातें हैं उसको बताता चलूं और आगे बढ़ता चलूं। हर एक चैप्टर के उसी सारांश को मैं उठा लूं और आराम से उसको पढ़ाते चलूं, आगे बढ़ जाऊं। लेकिन नहीं, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक अध्यापक के तौर पे मुझे यह पता है कि आपको क्या चाहिए।
और विश्वास मान करके चलिए, जो मैं आपको दे रहा हूं, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप एनके सिंह को याद करेंगे, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान न होइए। अभी तक आपने अपने अनुसार पढ़ाई किया है, अब मेरे अनुसार पढ़ाई कर लीजिए। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि 2 महीने का समय मुझको दे दीजिए, और उसके लिए मैं आपसे किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं मांग रहा हूं, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका केवल साथ मांग रहा हूं कि आप सभी लोग अगले 2 महीने तक कमिटेड होकर के इस चैनल पर मेरे साथ आप बने रहिए। 1 घंटा तो आप मुझको दे ही सकते हैं, ये आपके जीवन का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। तो 6 से 7 वो एनके सर के लिए आप आरक्षित कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए मेरे लिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो 1 घंटा अगर 2 महीने तक अगर आपने पंक्चुअलिटी के साथ में अगर मेरे साथ में चल दिया तो निश्चित रूप से वो बहुत लाभान्वित होगा आपके लिए। चलिए, तो जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा कल शाम को 6 बजे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।